अस्सलाम वालेकुम। आज का पैथोलॉजी लेक्चर होगा अबाउट टिश्यू रिपेयर एंड वुंड हीलिंग। तो बेसिकली ये कि हीलिंग इन्फ्लेमेशन जब हो रही होती है ना, उसी के साथ उसका जो पहले स्टेप्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। हीलिंग एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दोनों के बाद हो सकती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनरेशन एंड रिपेयर। मैं इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली डिस्कस और एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक इज बेसिकली रीजनरेशन एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। अगर आपसे कोई वन वर्ड में पूछे कि रिपेयर के प्रोसेस का हॉलमार्क क्या है, तो वो है ग्रैन्युलेशन टिश्यू, ठीक है। ग्रैन्युलेशन टिश्यू इज द हॉलमार्क ऑफ द रिपेरेटिव प्रोसेस। ग्रैन्युलेशन टिश्यू क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जिसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, एज वेल एज न्यू इनकमिंग फाइब्रोब्लास्ट्स एंड मायोफाइब्रोब्लास्ट्स। इनका काम होता है टू ले कोलेजन एंड मेक न्यू ब्लड वेसल्स। Students tend to confuse granulation tissue with a granuloma. तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि granuloma is a result of granulomatous inflammation, which is a kind of chronic inflammation. Granulation tissue is something else और उसका ताल्लुक wound healing के साथ है, ठीक है। तो प्लीज कंफ्यूज ना होइए। So let's start. What is regeneration? इंग्लिश वर्ड रीजनरेशन से आपको क्या समझ आती है कि एक चीज़ रीजनरेट हो रही है, दोबारा वहाँ पे आ रही है, राइट। तो दिस इज बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज टिश्यू विद द नेटिव टिश्यू। यानी कि जैसा टिश्यू डैमेज हुआ है वैसा ही टिश्यू उसको रिप्लेस करेगा, राइट। दैट इज रीजनरेशन। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू जो डैमेज हुआ है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने जैसे सेल्स को दोबारा रीजनरेट कर सके। ब्रॉडली स्पीकिंग टिश्यूज को तीन तरह की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर रीजनरेटिव कैपेसिटी। सो नंबर वन इज लेबाइल टिश्यू, नंबर टू इज स्टेबल टिश्यू एंड नंबर थ्री इज परमानेंट टिश्यू। लेट्स डिस्कस द डिफरेंस। तो लेबाइल टिश्यू बेसिकली क्या है? लेबल टिश्यू जो होते हैं उनके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली एक साइकिल से चल रहे होते हैं और टिश्यू को रीजनरेट कर रहे होते हैं। अब इसकी मिसाल मैं आपको तीन दूंगी। पहली मिसाल है स्मॉल और लार्ज बाउल के अंदर देर आर स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन द म्यूकोजल क्रिप्ट्स। द फर्स्ट पिक्चर इज शोइंग दैट। सेकेंडली स्किन, स्किन के अंदर भी स्टेम सेल्स होते हैं बेजल लेयर के अंदर, तो वो भी थर्ड पिक्चर के अंदर आई हैव शोन। थर्ड इज बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं विच गिव राइज टू अ होल बैटरी ऑफ सेल्स। तो ये जो तीन टिश्यूज हैं इनके अंदर स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं एंड दे आर एबल टू रीजनरेट देमसेल्व्स। फिर आते हैं हमारे स्टेबल टिश्यू। स्टेबल टिश्यू आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्स दैट आर क्वीसेंट, यानी कि G0 स्टेज के अंदर होते हैं ऑफ द सेल साइकिल, एंड दे कैन री एंटर द सेल साइकिल टू रीजनरेट टिश्यू व्हेन नेसेसरी। यानी कि वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस नहीं है कि उसके अंदर रीजनरेशन होती रहे, हाँ, लेकिन हस्बे ज़रूरत अगर ज़रूरत पड़े तो वो अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है हमारा लिवर। लिवर जो होता है वो रीजनरेट करता है बाय कॉम्पनसेटरी हाइपरप्लेजिया आफ्टर अ पार्शियल रिजेक्शन। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग लिवर डोनेट करते हैं तो वो लिवर पूरा नहीं डोनेट करते, उसका एक पार्ट डोनेट करते हैं। तो और डोनेशन के बाद उनका लिवर अपने आप को दोबारा फुल साइज के ऊपर ले आता है, वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। तो ये इसीलिए है क्योंकि लिवर एक स्टेबल टिश्यू की मिसाल है। हर हेपेटोसाइट एक एडिशनल सेल को प्रोड्यूस करता है और उसके बाद वापस वो अपनी क्विसेंट स्टेज के अंदर आ जाते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो है जो कि अपने आप को रीजनरेट ऑलमोस्ट नहीं कर सकता, जीरो कैपेबिलिटी है उसकी। इसके एग्जांपल्स में आ जाता है मायोकार्डियम जो कि हार्ट की एक लेयर है, नंबर टू इज स्केलेटल मसल एंड नंबर थ्री इज न्यूरॉन्स। ये अपने आप को दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते। अगर डैमेज हो गया है तो हो गया है, इसकी रिपेयर हो सकती है लेकिन रीजनरेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो again इस स्लाइड में आई एम शोइंग यू द थ्री काइंड्स ऑफ टिश्यूज दैट वी जस्ट डिस्कस्ड, लेबाइल, स्टेबल एंड परमानेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, टिश्यू रिपेयर की बात करते हैं। अब रीजनरेशन में ये था कि डैमेज टिश्यू अपने ही जैसे टिश्यू के साथ दोबारा जो है वो वहाँ पे रीजनरेट हो गया, लेकिन रिपेयर के केस में डैमेज टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय अ फाइब्रस स्कार। यानी कि फाइब्रस टिश्यू उसकी जगह पे आके समझो एक टांका लगा देता है, एक
गैप को ब्रिज कर देता है, लेकिन वो ओरिजिनल टिश्यू नहीं होता, वो एक फाइब्रस स्कार होता है। तो दिस अकर्स व्हेन रीजेनरेटिव स्टेम सेल्स आर आइदर लॉस्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा था स्किन की बेसल लेयर के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, लेकिन व्हाट इफ यू हैव अ रियली डीप स्किन कट, तो इन दैट केस मे बी दे आर लॉस्ट। और व्हेन अ टिश्यू लैक्स रीजेनरेटिव कैपेसिटी, जैसे कि हार्ट अटैक के बाद हार्ट की मसल डैमेज है और वो अपने आप को नहीं रीजेनरेट कर सकती, राइट, तो इन दैट केस रिपेयर होती है। तो ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन इज द इनिशियल फेज ऑफ रिपेयर, यानी कि सबसे पहले ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनता है एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, जिनका काम होता है कि वो टाइप 3 कोलेजन ले डाउन करते हैं, ठीक है। और द डिपॉजिट कोलेजन कैपिलरीज जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, और मायोफाइब्रोब्लास्ट आते हैं वूंड को कंट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, पहले ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनता है, ठीक है, टाइप 3 कोलेजन ले डाउन होता है, फिर उस जगह के पास कैपिलरीज आती हैं ताकि उस एरिया को न्यूट्रिएंट्स मिलें, और मायोफाइब्रोब्लास्ट एंड में वूंड को कंट्रैक्ट करते हैं, तो इवेंचुअली एक स्कार बन जाता है। और फाइनल स्टेप ये होता है कि टाइप 3 कोलेजन इज अल्टीमेटली रिप्लेस्ड विद टाइप 1 कोलेजन। अब बंदा पूछेगा कि ये क्यों है भाई, टाइप 3 कोलेजन क्यों नहीं रह सकता? फ़र्क है, टाइप 3 कोलेजन जो होता है प्लायबल होता है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रैन्युलेशन टिश्यू, एम्ब्रियोनिक टिश्यू, यूट्रस एंड कीलॉइड्स, ओके। ये एमसीक्यू पॉइंट है, इसको नोट कर लें। और टाइप 1 कोलेजन जो होता है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन स्किन, बोन, टेंडन्स एंड मोस्ट ऑर्गन्स। अभी जो मैंने आपको मिसालें दी इनको कंपेयर करें, ज़्यादा टफ चीज़ क्या है? टाइप 1 कोलेजन है। तो अल्टीमेटली फाइब्रस टिश्यू में पहले टाइप 3 कोलेजन ले डाउन होता है, लेकिन इट विल बी रिप्लेस्ड बाय टाइप 1 कोलेजन। तो कोलेजनेजेस जो होते हैं वो टाइप 3 कोलेजन को रिमूव करते हैं एंड दिस प्रोसेस रिक्वायर्स जिंक एज अ कोफैक्टर। इसकी रेलेवेंस आगे हमें पता चलेगी। तो रिपेयर का पैथोजेनेसिस क्या है? Basically, new blood vessels they form as offshoots of pre-existing blood vessels under the control of growth factors. तो ग्रोथ फैक्टर्स का एक रोल है जिसकी वजह से न्यू वेसल्स बनती हैं। फिर मायोफाइब्रो सॉरी जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं दे माइग्रेट टू द साइट एंड प्रोलिफरेट देयर, they form the majority of the connective tissue cell population and then lay down the extracellular matrix which is the collagen. फिर स्पेशलाइज्ड फाइब्रोब्लास्ट यानी कि मायोफाइब्रोब्लास्ट आते हैं एंड दे हैव स्मूथ मसल लाइक प्रॉपर्टीज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वूंड कंट्रैक्शन। After the granulation tissue has formed, scarring begins. Connective tissue framework is remodeled by metalloproteinases जो कि enzymes होते हैं to form a dense collagen. रिपेयर की टाइमलाइन अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले तो मैं आगे डिस्कस करूँगी कि रिपेयर की भी टाइप्स होती हैं, प्राइमरी इंटेंशन और सेकेंडरी। तो प्राइमरी इंटेंशन में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्कैब 24 आवर्स आफ्टर द वुंड एज अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो जब वूंड की एजेस आपस में मीट करती हैं, जनरली ये सर्जिकल जो कट्स होते हैं उनके बारे में बात करिए कि वो क्लीन कट्स होते हैं, शार्प कट्स होते हैं और एजेस बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड होती हैं, तो इन दैट केस वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स फ़ौरन से आ जाते हैं। 48 आवर्स के अंदर एपिथेलियल सेल्स हैव एक्सटेंडेड टू जॉइन द मिड लाइन बीनीथ द स्कैब, ठीक है। आई होप यू आर फॉलोइंग। By 72 hours, the macrophages have replaced the neutrophils and granulation tissue has begun to form. Granulation tissue is going to fill the wound and collagen deposition will begin within a week. During the following week, the swelling, leukocytes, and granulation tissue will start to retreat. Or vascular regression continues as the scar matures. Tissue strength returns within several months. सो ये पिक्चर वाइज मैं आपको दिखा रही हूँ कि आवर्स, डेज और वीक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आवर्स में शुरू में इन्फ्लेमेशन होती है, फिर प्रोलिफरेशन होती है और फिर इवेंचुअली रीमॉडलिंग होती है। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कैसी है रिपेयर की? तो दिस इज़ अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन इन द सेंस कि रिपेयर की फेज़ पे डिपेंड करता है कि माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि हर घंटे, हर दिन और हर हफ्ते की वूंड की शक्ल फ़र्क होगी। तो शुरू में रिपेयर प्रोसेस अगर आप देखें तो उसमें इन्फ्लेमेटरी एक पिक्चर होगी, बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जब ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनना शुरू होएगा तो वो नज़र आएगा। द मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रोग्रेसेस टू इंक्लूड लिम्फोसाइट्स एंड न्यूमरस स्मॉल ब्लड वेसल्स और एक कोलाजिनस बैकग्राउंड होगा। टाइमलाइन ऑफ रिपेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन डिटर्मिनिंग द हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ द हीलिंग टिश्यू।
फिर जो क्वांटिटी है और जो कॉम्पोजिशन है ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू दैट विल कीप चेंजिंग विद टाइम. The width and the depth of the wound may look different in those healing by primary intention versus those healing by secondary intention. घबराएं मत, हम इसको भी डिस्कस करेंगे अभी. तो या सो मैकेनिज्म्स ऑफ टिश्यू जनरेशन एंड रिपेयर. अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल एमसीक्यू टाइप स्टफ है, सो बेयर विद मी. सो बेसिकली ये होता है कि पैराक्राइन सिग्नलिंग विया ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं. तो मैक्रोफेजेस जो हैं दे सिक्रीट ग्रोथ फैक्टर्स दैट टारगेट फाइब्रोब्लास्ट. इंटरेक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स विद रिसेप्टर्स जो कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स हैं विद ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, दे रिजल्ट इन जीन एक्सप्रेशन एंड सेलुलर ग्रोथ. अब इसमें मीडिएटर्स कौन कौन से हैं? TGF अल्फा, TGF बीटा, PTGF विच इज प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, fibroblast growth factor and vascular endothelial growth factor VEGF. अब इनके काम क्या है? TGF अल्फा जो है वो एपिथेलियल और फाइब्रोब्लास्ट का ग्रोथ फैक्टर है. TGF बीटा जो है वो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है और इन्फ्लेमेशन को काइंड ऑफ कम करता है और कीमो अट्रैक्टेंट है फॉर पोलीमॉर्फो nuclear cells like macrophages, and it induces proliferation of endothelium and smooth muscle and fibroblasts. PDGF जो होते हैं, it is growth factor for endothelium, smooth muscle and fibroblasts, chemoattractant for PMNs and macrophages, and induce proliferation of endothelium, smooth muscle and fibroblast. Fibroblast growth factor जो होता है, that's important for angiogenesis, and VEGF is also important for angiogenesis, and it induces migration and proliferation of endothelial cells. I know it's too much, लेकिन थोड़े से फैक्टर्स हैं, इनको आपको पता होना चाहिए, MCQs में आते हैं. So let's talk a little bit about wound healing, normal and abnormal. So cutaneous healing यानी कि स्किन की जो healing है वो it happens through primary intention और secondary intention. ये जो पहली पिक्चर है जो ऊपर है वो primary एक neat clean wound है और usually surgical cut होता है. उसमें edges are closely joined together stitch के form में या staple के form में, और यहाँ पे सबसे कम scar formation होती है. ठीक है. Scab formation occurs when the clotted blood fills the gap between the edges of the wound. So primary intention healing is like the smoothest and nicest and prettiest kind of healing. सेकेंड है जी सेकेंडरी इंटेंशन. इसमें ये होता है कि एजेस इतनी अच्छी साथ ज्वाइन नहीं हुई होती, ग्रैन्युलेशन टिश्यू डिफेक्ट को फिल करता है, मायोफाइब्रोब्लास्ट कंट्रैक्ट करते हैं उनको, एक खींचातानी टाइप एक लुक आई होती है, एक अनक्लीन किस्म की लुक आती है और एक स्कार बन जाता है. एंड इट कंटेन्स मोर ग्रैन्युलेशन टिश्यू एंड हैज़ लेस वुंड कंट्रैक्शंस. इसकी देर से हीलिंग होती है, प्राइमरी इंटेंशन की हीलिंग जल्दी होती है. तो डिलेड वुंड हीलिंग के कॉजेज में आ जाता है इन्फेक्शन, विटामिन सी, कॉपर और जिंक डेफिशिएंसी एंड अदर कॉजेज. सो अगेन एबनॉर्मल जो वुंड हीलिंग है, अगर किसी का ज़ख़म है वो ठीक नहीं हो रहा तो इट कुड बी कि वो ज़ख़म इन्फेक्टेड है, उसको कोई डेफिशिएंसी है विटामिन सी की, कॉपर की या जिंक की, अदर कॉजेज. तो इन्फेक्शन में सबसे कॉमन कॉज है स्टैफ ऑरियस. और विटामिन सी, कॉपर और जिंक को मैं वन लाइन में एक्सप्लेन करती हूँ कि विटामिन सी बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट कोफैक्टर है इन द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन प्रो कोलेजन रेजिड्यूज. हाइड्रोक्सिलेशन इज नेसेसरी फॉर इवेंचुअल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग. आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इन प्रोसेसेस के बारे में. तो विटामिन सी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, और आपको पता है कोलेजन वुंड हीलिंग में कितना इम्पॉर्टेंट है. तो इफ़ यू आर डेफिशिएंट ऑब्वियसली आपकी हीलिंग बेस्ट नहीं होगी. फिर कॉपर जो है वो भी एक कोफैक्टर है फॉर लाइसाइल ऑक्सीडेज. इट क्रॉस लिंक्स लाइसिन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन टू फॉर्म स्टेबल कोलेजन. तो इसको भी आप सिमिलर वे में, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं. जिंक जो है इट इज़ ऑल्सो कोफैक्टर फॉर कोलेजिनेसिस विच रिप्लेसेस टाइप 3 कोलेजन ऑफ द ग्रैन्युलेशन टिश्यू विद स्ट्रॉन्गर टाइप 1 कोलेजन. तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको इनके रिएक्शंस पता हों, ये MCQs में आते हैं. अदर कॉजेज़ में आ जाता है, फॉर एग्जांपल वुंड में फॉरेन बॉडी हो सकती है, इस्कीमिया हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, मैल न्यूट्रिशन हो सकता है. ओके, नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड वेरी कॉमनली आस्क्ड. तो वुंड डिहिसेंस क्या चीज़ है? बेसिकली होता है आपका वुंड फट जाता है, रप्चर हो जाता है, उसमें टेंशन इतनी होती है कि वो खुल जाता है. ठीक है, जनरली ये एब्डोमिनल सर्जरी में देखा जाता है. इस पिक्चर में डेहिसेंस की पिक्चर आपके सामने आ रही है.
देन आ जाता है हाइपरट्रोफिक स्कार। हाइपरट्रोफिक स्कार और कीलॉइड में फ़र्क पता होना चाहिए हर स्टूडेंट को। तो इस तस्वीर को देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक इंसिजन है और उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा उभरा हुआ एक पोर्शन है, राइट? तो इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि एक्सेस स्कार टिश्यू बन गया है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, वो वूंड तक ही है, उससे बाहर नहीं है। जहाँ तक कट है उसी के ऊपर है, राइट? तो दिस इज़ अ हाइपरट्रोफिक स्कार एज अपोज टू अ कीलॉइड। कीलॉइड जो होता है वूंड से काफ़ी ज़्यादा उसकी बाउंड्री से बाहर निकला होता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू दिस पिक्चर। तो कीलॉइड जो होता है, अगेन दिस इज ऑल्सो एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ स्कार टिश्यू, लेकिन इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हाइपरट्रोफिक स्कार बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द वूंड। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिकली इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेस टाइप 3 कोलेजन। और अगर हम एपिडेमियोलॉजीज़ की सर्च करें तो जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं इनमें इसकी ज़्यादा इंसिडेंस पाई जाती है। क्लासिक प्रेजेंटेशन ऑस्की में या एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि ईयर लोब के ऊपर ज़्यादा इसका नज़र आता है, फेस के ऊपर और अपर एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर। So I hope this was interesting and I hope you liked it. If you like this video, please like, comment, share and subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook, and I'll be back with another video. Allah Hafiz.